हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी का मैथ्स टीचर बॉबी सर। आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार विजय सूत्रा एजुकेशन पर। आप सभी जानते हैं कि मैं हूं आपका मैथ्स टीचर और आप काफी समय से बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से पढ़े हुए हैं। यूपी पुलिस के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक ऐसा नाम, एक ऐसा विश्वास जिसे बिना देखे, बिना परखे, बिना सुने ही आप आंख बंद करके और अपनी पढ़ाई को हमारे साथ जारी रख सकते हैं। बहुत सारे कई सालों से यहाँ पर यूपी पुलिस के या यूपी के एग्जाम्स के लिए बच्चों से अपना प्यार और सम्मान हमने पाया है। उसी सम्मान और प्यार को वापस पाते हुए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इस जगह पर बहुत ही शानदार क्लासेस के जरिए। प्यारे साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली है, एक शानदार सा वीडियो मैं आप सभी को दे रहा हूँ। इसमें क्या करने वाला हूँ सुनिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है आपका, है ना, 8, 9, 10 जून को। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में जो भी आपका ये मैथ का सिलेबस होता है ना, उस पूरे के पूरे मैथ के सिलेबस में से पेपर के पैटर्न और बिल्कुल एकदम पेपर के एग्जाम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट सवाल हो सकते हैं, उन शानदार गजब के बेस्ट सवालों के साथ मैं एक मॉडल पेपर आप सभी के लिए कराने वाला हूं। क्या कराने वाला हूं? एक मॉडल पेपर मैं आप सभी के लिए कराने वाला हूं। लेकिन इस मॉडल पेपर यानी कि इनडायरेक्टली ये एक रिवीजन क्लास आपकी रहने वाली है, जिसमें मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा पूरे सिलेबस में से। जो भी आपका मैथ का सिलेबस है, पूरे मैथ के सिलेबस में से मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है कि नहीं है? अब इस क्लास की खासियत क्या होगी? ये क्लास बिल्कुल एग्जाम हॉल के हिसाब से होगी। एग्जाम हॉल के हिसाब से कैसे? यानी कि अगर इस तरीके का पेपर, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आते हैं, तो कम से कम टाइम अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कम से कम टाइम में सही तरीके से कैसे सॉल्व करना है, वो अप्रोच यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। अच्छी शानदार कंसेप्ट, ट्रिक और मेथड के साथ शुरुआत करूंगा। काफी गजब और बेहतरीन सी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला सवाल, जो कि वैसे 6वें नंबर का सवाल है। पहले इसको करेंगे, ठीक है? क्योंकि 3 तरीके का पैटर्न हमने रखा है सेट में, कुछ इजी सवाल रखे हैं, कुछ मीडियम लेवल के, कुछ थोड़े टफ भी रखते हैं। तो हमें सभी तरीके के सवालों को करना है। मेन बात है आपको एग्जाम हॉल में बैठ करके सवाल सॉल्व कैसे करते हैं वो अप्रोच सीख करके जानिए। स्टार्ट करेंगे सभी साथी। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडी बांटी गई हैं। यानी कि ए और बी के बीच में ये 4:9 में कैंडी बांटी है। तो कैंडी कितनी बटेंगी? 9 और 4 मेरे भाई कितनी? 13, है ना? ए और बी के बीच में जो कैंडी बांटी है उनका अनुपात है 4:9, यानी कि 13 कैंडी। और 13 का मान दे रखा है 39, यानी कि 13 से 39 कितने गुना कैंडी? 3 गुना। बताइए बी को ए से कितनी ज्यादा मिली? बी को ए से ज्यादा की बात करूं तो 5 ज्यादा मिली। तो 5 को अगर हम 3 गुना कर देंगे तो आंसर क्या बनेगा? 15। यानी कि सर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। ठीक है भाई, यानी कि हमारे सवाल का उत्तर क्या मिलेगा? ये 15 हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलेगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जो असल में पहला सवाल था। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, हालांकि ये मॉडल पेपर है, यानी कि स्पीड में प्रैक्टिस वाली रिवीजन क्लास है, पर मैं इसमें आपको प्रत्येक सवाल अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाए, आप उस सवाल को सीख जाएं, इस तरीके से आराम आराम से चीजों को समझाते हुए चलूंगा। ओके, एक उम्मीदवार किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है। यानी एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% मेरे भाई क्या मिलता है? वोट यहां पर मिलता है। ठीक है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है। यानी कि कोई भी दो उम्मीदवार हैं, ये मेरे भाई पहला और ये दूसरा। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर किसी प्रश्न की वैल्यू को परसेंटेज पर अगर दिया गया है तो अब ये मान के चलिएगा कि वो 100 पर निकलेगी वैल्यू। ठीक है, तो किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 57% वोट मिले, टोटल 100% है, तो दूसरे को क्या मिले होंगे? 43% मिले होंगे। बहुत बढ़िया है। वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। ये दूसरे के वोट हैं, ये पहले के वोट हैं, तो दूसरा वाला पहले से हार गया। कॉमन सेंस में दिखाई दे रहा है कि अगर पहले वाले के वोट अगर 57 है, दूसरे के 43 है, दूसरा हार गया। कितनों से हार गया? आप कहोगे सर 14% से हार गया। 14 का ही मान दे रखा है 6524। अब सवाल क्या पूछ रहा है?
बताइए हारने वाले के वोट क्या होंगे? हमें 43% का मान बताना है, तो सॉल्व करिए पहले इसको। 14 से कितनी बार कटेगा? 14 चौके 56, 14 चौके 56। क्या ये कट गया? या फिर ऐसा करो, इसको मत काटो, इसको मत काटो क्योंकि लेंथी हो जाएगा, इसको इजी बनाते हैं। हम करेंगे 6524। क्या करेंगे? अपने से आसान बनाएंगे, यानी कि 6524 बटे में 14। हमें 43 का मान बताना है। 43 का मान बताना है, यानी कि आंसर 43 का मल्टीपल होगा। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है जो 43 से कट रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से ऐसे काट दो, 2 से। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर 7 से काटेंगे, 7 चौके 28, है ना, 7 चौक 28, 46 हो गए, 7 छिक 42 और 7 छिक 42। आंसर आ जाएंगे 466 गुणे में 43। पहली बात तो ये कि आंसर के पीछे जीरो नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन तो वैसे कट गए आपके। 6 तिया 18, आंसर के पीछे 8 आएगा, एक ऑप्शन वैसे कट गया। तो आंसर क्या बनेगा? बी। यानी सवाल को कराने का मेरा एक उद्देश्य था, यानी पेपर में बहुत सवाल ऐसे आते हैं जो जो सवाल कंसेप्ट के आधार पर तो इजी होते हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो मैं हर तरीके के सवाल बताऊंगा। अगर सवाल का कंसेप्ट अगर इजी है तो कैलकुलेशन को इजी कैसे करते हैं। और ये पक्की बात है, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हर एक बच्चे को कि ये प्रॉब्लम है कि आपको सवाल की कैलकुलेशन करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो वो अप्रोच मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन को कम से कम टाइम में आप क्या कर पाए, ब्रेक कर पाए। ठीक है, आइए देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता 10 रुपए में 7 वस्तु, यानी ये खुदरा विक्रेता क्या कर रहा है? 10 रुपए की 7 वस्तु खरीद रहा है। तो कितने रुपए की होगी? 70 की होगी। तथा 11 रुपए की, मेरे भाई 11 रुपए की 9 वस्तु खरीद रहा है, तो ये कितने की होगी? 99 की होगी, है ना। सर ये 15 रुपए की मेरे भाई 14 वस्तु खरीद रहा है, तो कितने की हो गई? 15 चौकी 60, 15 2 10 की हो गई। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता है जो 10 रुपए की 7 खरीद रहा है ना, 11 रुपए की 9, 15 रुपए की 14। तो कुल मिलाकर टोटल कितनी खरीद रहा है ये बताइए। टोटल मिलाकर वो खरीदेगा 9 और 7 16 और 4 20 और 10 30 खरीदेगा। कितने की खरीदेगा? 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 379 की। हमें बताना है इनका इस जो सबको मिलाकर के इनका औसत मूल्य क्या होगा। औसत होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन एक कंडीशन और है कि जो औसत होगा उसमें 20% का लाभ होना चाहिए। 20% के लाभ का मतलब है 120 बटे 100। ये सवाल में दिया गया था, मैंने कुछ नहीं किया है। सवाल कह रहा था कि सभी को मिलाकर के इनके औसत मूल्य की, यदि इनके औसत मूल्य की वैल्यू बताइए, सभी वस्तुओं को मिलाकर के इनका औसत मूल्य बताना और 20 का लाभ कमाना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। सॉल्व करेंगे, सर 0 से कट जाएगा 0, 3 से कट जाएगा 3 चौक 12। अब इतना तो पता है नीचे 2 जीरो है तो 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा। अब 4 नाम 36, यानी कि 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा और पीछे 6 आएगा। 4 नाम 36 का 6 आएगा, यहां भी नहीं है 6, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही नंबर में 6 है। ये ऑप्शन हमारे सवाल का उत्तर है। तो मैंने बताया ना, जिन सवालों की कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगता है उन सवालों को आप ऐसे इजी बना सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी सवाल की अगर कैलकुलेशन में आपको टाइम ज्यादा लग रहा हो तो कैलकुलेशन को इजी बनाने का ये प्रोसेस होता है कि आप कभी पूरा गुणा मत करिए। पूरा गुणा मत करिए। मैं सवालों को कैसे सॉल्व कर रहा हूं आपने देखा होगा, मैं 90% सवालों में पूरे गुणा भाग कैलकुलेशन नहीं करता, कुछ एक कॉन्सेप्ट लगाता हूं, उनको आप सीखने का प्रयास करिए। चलिए ठीक है भाई, जल्दी से बनाइए सर अगले वाले क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, फटाफट एक बार देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 1000 रुपए के मूलधन पर, सवाल ये कह रहा है क्या, 1000 रुपए के मूलधन पर ब्याज कितना चल रहा है? मेरे भाई 10% का ब्याज चल रहा है। ठीक है ना, तो ब्याज चल कितना गया? 331 चल गया। 1000 रुपए के मूलधन पर अगर 10% ब्याज चल गया तो ब्याज कितना चल गया? सर ब्याज चल गया मेरे भाई एक्चुअल में 331 चल गया। तो पैसा कितना हो गया? पैसा हो गया 1331। भाई सवाल ये कह रहा था कि 1000 रुपए के मूलधन पर 331 का ब्याज मिला तो टोटल पैसा हो गया 1331। अब जरा ध्यान देना, अगर 1000 रुपए की राशि 1331 हो गई, इसका मतलब है कि यह राशि 10 से कितनी हो गई? 11 हो गई, और ये 3 बार में हो गई। कितने बार में हो गई? 3 बार में।
भाई 10 पर 3 बार ब्याज जाएगा तभी तो पैसा 1000 बनेगा। 11 पर 3 बार ब्याज जाएगा तभी तो पैसा 1331 बनेगा। यानी राशि 10 से 11 हो गई। ये जब जाकर के 3 बार में बनेगी तब जाके तब ये पैसा बनेगा। क्या चेक करिए क्या इसका ब्याज 10% है या नहीं? मैंने कहा राशि 10 से 11 बन गई, ब्याज 1 है, कितने पर? 10 पर। इसका मतलब है कि ब्याज 10% है। वो सवाल भी यही कह रहा था कि ब्याज 10% होना चाहिए। तो कितनी बार में पैसा बना? 3 साल में। ठीक है? हमें पता है कि जब भी किसी राशि पर ब्याज दिया तो वो ब्याज 10% दिया है। जब भी किसी राशि पर ब्याज दिया है तो वो 10% दिया है। तो हम इस वाले पैसे को कैसे सेट करें कि इसका ब्याज 10% आ जाए? सर इसका ब्याज 10% जब आएगा जब ये पैसा 3 बार में चुकाया जाएगा। यानी समय कितना होगा? सर समय मेरे भाई 3 साल का हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मैं जरा पानी पी लेता हूं। जल्दी फटाफट बताइए मेरे भाई इस सवाल का उत्तर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, ठीक है ना? पूरा टाइम आपको दिया है, ठीक है ना? वो पानी की बोतल नीचे रखा हुआ था तो जमीन में से उसको उठाया है तो भाई मुझे थोड़ा हटना पड़ेगा ना। चलिए ये सवाल क्या कहता है? ए बी से आधा कुशल है, थोड़ा सा एरर है। ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है। वे तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे यदि बी अकेला इतने में करेगा? आइए पहले पॉइंट पढ़ते हैं सवाल को। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ये किसी भी काम को कर रहे हैं और इनकी कार्य कुशलता के बारे में बोला गया है। और भाई साहब कार्य कुशलता का मतलब होता है कार्य क्षमता। सवाल क्या कह रहा है? यानी ए बी सी, मतलब ए बी सी कोई 3 व्यक्ति हैं जो किसी काम को कर रहे हैं और ये किसी भी काम को कर रहे हैं तो इनकी काम करने की कुशलता, इनकी क्षमता के बारे में बोला गया है कि ए बी से दुगना कुशल है जो सी से तिगुना है। यानी सी अगर एक काम करता होगा तो बी कितना करेगा मेरे भाई? 3, है ना? ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना है। ठीक है सर, हो गया। या मैं ये कह सकता हूं इसको 2 मान लो, इसको मान लो 6, तो इसको मान लो 3। अब ये ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए सर सवाल कह रहा है क्या? यस, कि जब भी एबीसी किसी काम को करते हैं तो ए जो काम करेगा ना, ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना है। अगर सी की काम करेगा, सी की काम करने की क्षमता 2 है तो बी की तिगुनी है यानी कि 6 हो गई। ए बी का आधा है यानी कि 3 हो गया। सवाल, बी अकेला काम को 6 दिन में करता है, बी की काम करने की क्षमता 6 है और बी 6 दिन काम करेगा तो मेरे भाई कितना काम करेगा? मेरे भाई 6 से 36 काम करेगा। यानी कि बी की काम करने की क्षमता, अगर बी की काम करने की कुशलता क्षमता 6 है तो 6 दिन में 36 काम करेगा। हमसे पूछा गया है कि एबीसी तीनों मिलके काम कब करेंगे? तीनों मिलके काम कब करें? काम कितना हो गया? 36। तीनों मिलके करेंगे 6 और 3 9 और 2 11 काम। तो आंसर क्या आएगा? 11 तिया 33, 3 पॉइंट कितने बच गए? 30 हो गए। 11 दूनी 22, 3.2 और 3.2 वाला केवल एक ऑप्शन है। सर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ठीक है। 11 ते 33 बच गए, 3 पॉइंट लगाएंगे, 11 दूनी 22 यानी कि 3.2 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। 3.2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट लगाइए जरा अगले वाले सवाल का उत्तर क्या होगा। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। आज हमने इजी सवाल कब रखे हैं? अगर हम आज के सेट की बात करें बच्चों, तो हमने आज के सेट में इजी सवाल हमने कब रखे हैं? मीडियम और हाईएस्ट क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं, यानी कि मॉडरेट लेवल और थोड़े से अच्छा लेवल। ओके, और देखिए सवाल चाहे कैसा भी हो, सरल हो, कठिन हो, मीडियम लेवल का हो, एग्जाम में सारे सवाल करने पड़ते हैं तब सिलेक्शन होता है। तो जब तक आप भीड़ से हट करके कुछ नया नहीं करोगे आप सिलेक्शन के उम्मीदवार नहीं बनोगे। आइए, यदि कोई व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति की चाल के बारे में बोला गया है, यदि एक व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी जाती है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चलेगा। आप मुझे इतना बता दो, एक व्यक्ति की चाल अभी कितनी है? 8, बाद में हो जाएगी 12।
अगर किसी भी व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की चाल ज्यादा है वो ज्यादा दूरी तय करेगा नहीं करेगा? अगर समय निश्चित है आपको बिल्कुल करेगा सर। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएंगी 4 दूनी 8 एन 4 तिये 12, यानी कि इनकी चाल का अनुपात होगा 2:3। हमें पता है कि यहां पर चाल 3 है, यहां पर चाल 2 है, यानी कि चाल कितनी ज्यादा है? 1। अगर चाल ज्यादा है तो दूरी भी ज्यादा होगी, यानी कि दूरी कितनी आ गई? 54 किलोमीटर आ गई, यानी कि 1 की वैल्यू 54 किलोमीटर है, उसके द्वारा तय की एक्चुअल दूरी क्या होगी? तो एक्चुअल दूरी यहां तय करेगा, यानी कि 2 गुणे में 54, 2 गुणे 54 यानी कि 108 किलोमीटर होगी, ये उसकी एक्चुअल दूरी होगी। ये हमारे क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर यहां पर हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, जल्दी से फटाफट बताइए क्या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ कि नहीं हुआ? ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर 2 व्यक्ति रोड पर चल रहे हैं, एक व्यक्ति की चाल कम है, एक की चाल ज्यादा है, तो जिसकी चाल ज्यादा होगी वो जाहिर सी बात है दूरी ज्यादा तय कर सकता है, उसकी क्षमता ज्यादा है ना, उसकी चलने की क्षमता ज्यादा है तो वो दूरी ज्यादा तय कर पाएगा। तो जिसकी दूरी ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, तो समय निश्चित होने पर चाल को दूरी से कंपेयर कर देंगे। आगे आगे सवाल है कि सोहेल 2250 रुपए से कारोबार शुरू करता है। सर बोला गया है सोहेल के बारे में, हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। बोला गया है कि सोहेल 2250 रुपए से एक व्यापार को शुरू करता है और 3 महीने तक व्यापार करता है। ठीक है, 3 महीने बाद कुछ राशि निवेश की। हाँ, त्रिशला की बात हो रही है, त्रिशला, इसने नहीं की त्रिशला, त्रिशला यानी कि कोई सोहिल भी है और कोई त्रिशला भी है। मैं लिखता हूं कोई सोहिल भी है और कोई त्रिशला भी है। ठीक है, सवाल करा कि सोहिल 2250 रुपए लगा करके व्यापार शुरू करता है, लेकिन 3 महीने के बाद त्रिशला आ जाती है। त्रिशला ने कितने पैसे लगाए हैं हमको नहीं पता, हमने कहा त्रिशला ने x रुपए लगाए हैं और त्रिशला 3 महीने के बाद व्यापार में आई है, तो 9 महीने काम करेगी और ये पूरे 12 महीने। इनको काम करने के बाद जो लाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा? सर 25/24 का मिलेगा। दोबारा सुन लो, सोहेल ने 2250 रुपए लगा करके व्यापार शुरू किया और 12 महीने काम किया। ठीक है, त्रिशला 3 महीने के बाद आई है, तो त्रिशला ने 9 महीने काम किया होगा। जब इन्होंने काम कर लिया तो इन्हें जो लाभ हुआ बिजनेस में वो इतना हुआ। सॉल्व कर दो, 25 नम्मा 225, 9 धाड़े के 90, 12 धाड़े के 120, यानी x बराबर क्या होगा? 120 गुणे में 24, या 0 12 चौक 48, 24 और 4 28। x का मान क्या होगा? 2880। x क्या है? त्रिशला का पैसा, यानी कि त्रिशला व्यापार में कितना पैसा लगा करके शामिल हुई है? सर 2880 रुपए लगा करके शामिल हुई है। ठीक है, यानी त्रिशला व्यापार में क्या हुई है? सर त्रिशला व्यापार में 2880 रुपए लगा करके व्यापार में शामिल हुई है। बहुत ही बढ़िया शानदार लेवल का आपका ये सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को ग्रेप कर लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं सर अगले वाले सवाल का क्या उत्तर है। बहुत बढ़िया सवाल है और इस वाले सवाल पर सर आप लोग लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है कि 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, 8 साल पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 4:5 था। 8 साल पहले, ठीक है, 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 12 साल बाद सवाल क्या कह रहा है सर? ये 12 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा? 13 मेरे भाई 15 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, मैं एक तरीका बताऊंगा गजब का। यानी बात हो रही है कि आज से 8 साल पहले ए और बी की तो उम्र थी 4:5, लेकिन 12 साल बाद हो जाएगी 13 और 15। आयु का कोई भी सवाल जिसमें उम्र का गैप दे रखा है, या तो उम्र बढ़ रही है या कुछ साल पहले की दे रखी है या कुछ साल बाद की, आयु का कोई भी सवाल हो हम सेकंड्स में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा मेथड मैं आप सभी को बता रहा हूं, आपको एकदम मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, एक ऐसा गजब का मेथड, ऐसे करिए 13 पंजे 65 और 15 चौके 60, कुछ मत करिए, इन दोनों के बीच का अंतर 2,
इन दोनों के बीच का अंतर 5 गुणे में समय का अंतर 12 साल और 8 साल कितने हो गए 20 साल हो गए। सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 और 4 दूनी 8 यानी जो भी आंसर होगा वो क्या होगा 8 से 8 होगा। ये कौन सा 8 है ये हमारी आयु के अनुपात की वो कॉमन वैल्यू है जो हमसे छुपी हुई है। बी की वर्तमान उम्र क्या होगी बी की निकाल दो। बी की उम्र निकालेंगे 8 पंजे 40 हो जाएगी। बी की उम्र क्या होगी सर बी की उम्र कितनी हो गई मेरे भाई 40 साल हो गई लेकिन ये 40 साल कब है 8 साल पहले। ये 8 साल पहले ये कहो कि मैं बी फॉर बॉबी सर मैं 8 साल पहले 40 साल का था तो मैं आज कितने का हूं आज 48 का हो जाऊंगा। भाई उसने पूछा है बी की वर्तमान वर्तमान का मतलब है आज की उम्र क्या होगी। बी 8 साल पहले 40 साल का था तो बी आज तो 48 का होगा। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि अगर मैं आज से 2 साल पहले मैं 28 साल का था 2 साल पहले यानी कि 2024 में मैं 28 साल का था तो अब 2026 में कितने का हो गया सर 30 साल का हो गया क्योंकि 2 साल का गैप आगे बढ़ गया। 2 साल का जो गैप है वो उम्र में आगे बढ़ चुका है। चलिए सर आगे देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन का क्या जवाब है। सभी साथी ध्यान देंगे ये मेरे भाई हमारी भाजकता का सवाल है। क्या भाजकता के शेषफल वाला सवाल है काय का शेषफल वाला सवाल है। आइए बात करते हैं इसका मतलब क्या है। जब भी किसी संख्या को 14 से भाग करते हैं यानी जब भी किसी भी नंबर को 14 से भाग करोगे तो उसका शेषफल क्या आएगा शेषफल 9 आएगा। भाई कोई भी संख्या है ठीक है सवाल क्या करे कोई भी संख्या है जिसे 14 से भाग करोगे तो शेषफल 9 आएगा फिक्स है। अब सवाल कह रहा है कि जब आप उस संख्या को वर्ग करोगे जाहिर सी बात है अगर किसी भी संख्या को तुमने भाग किया तो शेषफल 9 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं उस संख्या को बदल रहे हैं हम उस संख्या का वर्ग कर रहे हैं जाहिर सी बात है संख्या का वर्ग होगा तो हमारे शेषफल का भी वर्ग होगा। तो शेषफल का वर्ग क्या हो गया 181। अब काय का भाग करना है 14 का 14 पंजे 70 तो शेषफल क्या बनेगा 11 बनेगा। ठीक है ना जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। अगर अब उसमें 14 का भाग करोगे 81 में तो सर अब शेषफल क्या बचेगा सर मेरे भाई क्या बचेगा 11 बचेगा। 11 हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर यहां पर है। ठीक है भाई क्या यहां तक आप सभी का आंसर आ चुका है। अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया सवाल आपका ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है सर देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है पहले मैं आपको नियम बताता हूं कि कोई भी दो संख्या जिन उनके एलसीएम और एचसीएम किन्हीं भी दो संख्याओं के लासा और मासा का जो गुणनफल होता है वही उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी होता है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं कोई भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनके लासा मासा का गुणनफल होता है। तो हमसे पूछा हमें दिया गया है एलसीएम गुणे में मासा दे रखा है 12 दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 864। 12 से काट देंगे 12 से तो 84 12 दूनी 24 यानी कि लासा यानी कि एलसीएम बोले तो लासा बोले तो एलसीएम का मान क्या होगा 72। दो संख्याओं का जो गुणनफल का मान होता है वो उनके एलसीएम ऐसे लासा मासा के गुणनफल के ही बराबर होता है। ये इसका नियम है और इसी नियम से हमारे सवाल का उत्तर क्या बनेगा ये 72 बनेगा। ठीक है जी चलिए आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट एक बारी देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। यदि किसी भी निश्चित संख्या किसी भी निश्चित राशि को साधारण ब्याज की दर से 13 साल में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। इंपॉर्टेंट लगा ले सवाल को ये किसी ना किसी शिफ्ट में आपको दिखेगा यूपी पुलिस की किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये सवाल दिखेगा। आइए बताता हूं सिंपल सी बात है अगर कोई भी राशि है 100 अगर वो दुगनी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी मेरे भाई 200। सवाल कह रहा है कि कोई भी राशि 13 साल में दुगनी हो रही है तो मैंने कहा कि अगर 100 रुपए की राशि दुगनी हो रही है तो वो कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी यानी 200 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उस पर 100 रुपए का ब्याज मिल जाएगा कितने साल में 13 साल में।
यानी अगर 13 साल में 100 रुपए का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? 13 क्या मैंने 7.69% होगा। ठीक है, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है किसकी? 1/13 की। 1/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 7.69% होती है। जब ये परसेंटेज टॉपिक डिटेल से आप पढ़ोगे मेरे से, तब आपको इन सब के बारे में जानकारी अच्छे से मिलेगी। ठीक है, आगे देखिएगा, ये टफेस्ट सवालों में आता है, इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपके पेपर का आपकी शिफ्ट का लेवल बढ़ा, ठीक है, यानी अगर आपकी शिफ्ट का लेवल बढ़ा, आपका पेपर का लेवल बढ़ गया, आपकी शिफ्ट का लेवल बढ़ गया, तो आप ये मान के चलिएगा तब ये सवाल पेपर में बनेगा। चेक करिए, मैं 2 सेकंड में ट्रिक बता दूंगा। सवाल कर रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में इतनी हो रही है। सवाल कर रहा है कोई राशि 3 साल में हो रही है मेरे भाई 8,028, और सेम राशि 6 साल में कितनी हो रही है सर? 12,042। यानी कि पहली वाली राशि का जो समय है वो बाद में उसको दुगना कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की सबसे पहली शर्त क्या होती है? चक्रवृद्धि ब्याज की सबसे पहली शर्त होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज समय के हिसाब से बार बार बढ़ती रहती है, समय के अकॉर्डिंग बढ़ती है ना? तो पहले वाली राशि के समय को दुगना किया गया है, यानी कि पहली वाली राशि पर दुगने समय के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो दुगने समय के हिसाब से ब्याज कैसे मिलेगा? 2 बार मिलेगा। 8,028 गुणे में 8,028 डिवाइडेड बाई 12,042, है ना? बस यही हमारे प्रिंसिपल का, यानी कि हमारे मूलधन का, हमारी राशि का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या ये नंबर कट सकता है? बिल्कुल नंबर कटेगा। 9 से मैं इसे काट रहा हूं, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 8, 9 नाम 81 और 9 दूनी 18। 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 13 नंबर 117, 3 बज के 34 हो गए। 9 तिया 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 9 अट्ठे 72। ये बिल्कुल कट गया। क्या अब ये नंबर कटेगा? भाई 9 अट्ठे 72, 8 80, 81, 9 नाम 81, 9 दूनी 18। क्या अब नंबर कटेगा? ये बिल्कुल नंबर अभी भी कट सकता है। अब इसे काट देंगे मेरे भाई 2 से। 2 छिक की 12, 2 छिक की 12, 2 नाम 18। ठीक है, 2 से मेरे भाई काटेंगे इसको। 2 चौक के 8, 2 चौक के 8 और 2 छिक की 12। ये मुझे अभी भी कटता हुआ नजर आ रहा है। 6 और 4 10 और 4 14। ये मुझे अभी भी कटता हुआ नजर आ रहा है। किसी ऐसे नंबर से कटेगा जो इन दोनों के मल्टीपल में आ रहा है। अगर मैं 223 का गुणा 3 से करूंगा तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, बिल्कुल कट गया। ये 223 से कटेगा मेरे भाई कितनी बार? 2 बार। ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। बिल्कुल आंसर आपकी आंखों के सामने है। अब 3 से इसे कितनी बार काट देंगे? 3 दूनी 6, ये हो गए 20, 3 6 18, ये हो गए 22, 3 7 21 और 3 6 18। अब आंसर आ जाएगा 2 6 की 12, 2 7 14 और 1 15। आंसर के पीछे 52 आएगा। आंसर के पीछे 52 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, केवल इस जगह पर है। आंसर को सॉर्ट कर सकते हैं, पर जब हमें पता है कि कैलकुलेशन टाइम ले रही है, हमें पता है क्या कि कैलकुलेशन अगर टाइम ले रही है तो उसे इजी थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपको मैंने आपको क्या बता दिया है, एक फॉर्मेट आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम में आ गया तो ऐसे ही करोगे, तो मैं कहूंगा जी हाँ, एग्जाम में आ गया तो ऐसे ही करोगे। पूरे ब्रह्मांड में इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, मैंने कई बार आपको बोला है, बहुत से सारे सवाल पेपर में ऐसे आते हैं जो जिनमें कभी ट्रिक लगती नहीं है, वो किसी ट्रिक पर आधारित नहीं होते हैं, उनमें कॉन्सेप्ट लगता है, प्रॉपर टाइम लगता है। सर फिर उन सवालों में टाइम कैसे बचाएंगे? तो बहुत सारे सवाल ऐसे पेपर में आते हैं जो रियली में टाइम टेकन होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। उनमें आपको अगर टाइम बचाना है तो कैलकुलेशन को आसान करना सीखिए। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे। जैसे अगर कैलकुलेशन को आसान करना है तो उसका एक ही तरीका है, मैं बताता हूं क्या तरीका है। इसको छोड़ दो अभी, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। ठीक है, एक ही तरीका है। जैसे हमने यहां पर ये किया था 8,028
गुणे में 8028, 12042, ठीक है, ये किया था। अब ये सवाल कंसेप्ट बेस्ड है, इसमें टाइम लगेगा, टाइम बचाना है तो एक ही तरीका है, आप इसमें सम ऑफ डिजिट लगा दो। क्या लगा दो? कोई कोई कंसेप्ट लगा दो कैलकुलेशन वाला। कैसे लगाएंगे सुनो मेरी बात ध्यान से। 8 और 8 16 और 2 18, इस संख्या के अंकों का जो जोड़ है वो क्या आ रहा है मेरे भाई? 18 आ रहा है। 18 9 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, तो वही ऑप्शन हमारा उत्तर होगा जो 2 और 9 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड ये तो हो नहीं सकता क्योंकि विषम संख्या है, ये भी नहीं होगी विषम है, ये भी नहीं होगी विषम है, केवल यही सम है, यही उत्तर होगा, बात खत्म। मेरे लिए पेपर में सवाल आता तो फिर मैं ऐसे करता, ठीक है ना, लेकिन ये सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है तो कंसेप्ट बताना जरूरी था, ठीक है ना। और मेरी बात मत मानो, हालांकि माननी चाहिए, 10 साल से सेम यूपीपीएससी पढ़ा रहा हूं तो बस मेरे से ज्यादा अनुभव तो किसको है यूट्यूब पर भाई, ठीक है। पर मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि पेपर में 5 6 सवाल आपकी एक सेट में से आते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले या ट्रिक पर डिपेंड नहीं होते, वो कंसेप्ट पर डिपेंड होते हैं। उनमें टाइम बचाना है तो कैलकुलेशन को सॉर्ट करना होगा इन तरीकों से जो मैंने बताए। सवाल कर रहा है कि ए और बी दो संख्याओं का जो अनुपात है सर वो 5:8 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। कब? जब इनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तब। आइए मैं एक गजब का तरीका बताता हूं, ठीक है, तरीका बताता हूं। एक बार मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, एक बार 5 दिया 15, इनका अंतर 1 और इनका अंतर 1 गुणा 5, जिस 5 को जोड़ा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया है? ए और बी का योगफल क्या होगा? ए और बी का योगफल क्या होगा? 13, तो 13 पंजे 65 हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा। लो जी आंसर आ गया, 13 पंजे 65 हमारे क्वेश्चन का। हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है यार मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई याद कर रहा है भाई। हो गया जी। अब आगे देखते हैं, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यानी कि पहली फर्स्ट 5 संख्या और मेरे भाई 6 नंबर का 7 गुना है। फर्स्ट 5 पहली 5 संख्या 6 नंबर यानी छठवें नंबर का 7 गुना है, यानी कि 7 गुना होगी। पहली 5 संख्याओं का योग छठवीं संख्या का 7 गुना है। छठवीं संख्या 1 है तो इनका योग क्या हो जाएगा? 7। ये 7 क्या है? 7 मेरे भाई इनका योग है। क्या योग है? उन संख्याओं का औसत मेरे भाई 136 है। और सर औसत क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 7 और 1 8 बटे में 6 136, 17 136, 17 6 102, एक अनुपात का मान 102 होगा। एक हमारी छठवीं संख्या है तो छठवीं संख्या का मान क्या होगा? 102 हो जाएगा। छठवीं संख्या का मान क्या होगा सर? 102 हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? ये परफेक्ट, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद, उल्टा पुल्टाबाद, यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है भाई, बोलो भाई बाके बिहारी लाल की जय। जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दो कि इस इज द बेस्ट और बॉबी भैया बेस्ट है। भाई साहब मैथ्स के लिए बॉबी भैया बेस्ट है। आप अधिक से अधिक संख्या में, जितने विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप पढ़ते हैं, क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को एक बार आप लोग लाइक किया करें सारे बच्चे प्लीज, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो शॉर्ट्स या लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय पर आप जुड़ पाए। ठीक है ना? अच्छी क्लास है और प्लीज ये क्लास पढ़ करके कैसा लगा, इस क्लास का जो फीडबैक है वो कमेंट में जरूर दिया करें। सवाल करा कि 3375 का घनमूल क्या होगा? बच्चा बच्चा जानता है, बचपन की बात, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अच्छा मेरा यार है गाना मुझे आता नहीं है, बस गा दिया है आपकी खातिर। ठीक है, मैं कहता हूं 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के वर्ग प्रत्येक बच्चे की जुबान पर होने चाहिए, 1 से लेकर के लगभग 15 तक के घन। ठीक है,
1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के वर्ग, 1 से 30 तक 15 तक के घन आपकी उंगलियों पर होना चाहिए अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये आपकी उंगलियों पर होने चाहिए, तभी मैथ को आप आसान कर पाओगे, अन्यथा मैथ आपके लिए ठप बन करके रह जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगले वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या है। फटाफट एक बार देखेंगे कि सर अगले वाले सवाल का क्या यहाँ पर आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा 19 है, उनका योगफल 152 है, उनके बीच का अंतर क्या होगा। कोई भी दो संख्याएं, मैंने कहा ए और बी है ना, उन दोनों संख्याओं का योगफल 152 है, ठीक है। उन दोनों संख्याओं का मासा 18 है। हाँ भाई, अगर कोई भी दो संख्याओं का योगफल 152 है, उन्हीं का मासा 18 है, नहीं 19 है, उन्हीं की संख्याओं का मासा 19 है, तो ये फिक्स है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल उन मासा का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 19 + 152, यानी ये फाइनल हो गया कि कोई भी दो संख्या जिनका योगफल 152 और मासा 19 दिया गया है, उन दोनों संख्याओं के योगफल की एक्चुअल वैल्यू, उन दोनों संख्याओं के योग की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो कितने तरीके से होगी मेरे भाई, 5 + के 3 = 8, मेरे भाई 7 + के 1 = 8, है ना। क्या और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं, यही तरीका है। अच्छा, इनका अंतर पूछा गया है, सर इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 7 और 1 का अंतर होगा 6। सर इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा मेरे भाई, 2, है ना। मासा 19 है, तो याद रखना मासा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38 आ जाएगा, मासा से मल्टीप्लाई कर देंगे 114 आ जाएगा। ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, दोनों ही सही है, बट ऑप्शन में हमें 38 दे रखा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा। ये हमारे क्वेश्चन का मेरे भाई क्या हो जाएगा, हमारे सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। मैं आपको बता दूं, कोई भी दो संख्या अगर ए और बी है, तो दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का डिफरेंस ऑलवेज उनके मासा का मल्टीपल होता है, ऑलवेज मासा से डिवाइड होगा, ये फैक्ट है इसका। इवन दोनों संख्या भी डिवाइड होंगी, इवन दोनों संख्या भी, ठीक है कि नहीं है, ये मासा के बारे में सत्य कथन है। चलिए, सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल कह रहा है क्या कि यदि किसी संख्या, हमने कहा यदि कोई संख्या x, यदि किसी संख्या का 1/8, सवाल कह रहा है किसी संख्या का 1/8 का 75%, 75% का मतलब क्या होगा, 3/4 होगा मेरे भाई, 75% का मतलब 3/4 होगा, 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 होगा, है ना। इसका जो मान है वो 179 दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे सवालों की टाइपिंग में अक्सर एरर हो जाता है, आप हिंदी वाले पर ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अक्सर करके एरर हो जाता है क्योंकि ये कोरल की टाइपिंग होती है और ये सादा तरीके से टाइपिंग की गई है। आइए, 3 से गया 3 और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी x बराबर क्या होगा, 179 गुणे में क्या आ गया, 16। ये हमारे x की वैल्यू आ गई, संख्या का मान। सवाल पूछ रहा है उस संख्या के 3/4 का 33 से 1/3% क्या होगा। ये जो संख्या निकल के आई है, ये वाली संख्या, हमें इसका 3/4 यानी कि 3/4 का 33 सही 1/3% बताना है, और 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 होता है। 3 से 3 गया, 400 के 16, तो 4 नाम 36, 4 से 28, 29, 30, 31, 4 एकम 4 और 3 7। तो आंसर क्या बनेगा सर, वो 716 बनेगा। 716 हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा, ये सही आंसर बनेगा 716 हमारे क्वेश्चन का भैया जी। ये हमारा 20 क्वेश्चन, हम 20 क्वेश्चन टारगेट करके आते हैं कि आपकी इस एक क्लास के अंदर मिनिमम कितने क्वेश्चन करवा दें आपको, कम से कम 20 क्वेश्चन हम आपको करवा दें, ये हमारा टारगेट रहता है। पर जितने ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ लोगे कम से कम टाइम में, उतना आपके लिए फायदा रहेगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए है, ठीक है सर, उसे 288 में बेचा जाता है, ओके सर, इसमें 4% की हानि होती है, ओके सर, तो वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया गया है।
मेरे भाई सवाल में बोला गया है अंकित मूल्य एमआरपी के बारे में, सेलिंग प्राइस एसपी के बारे में, कि वस्तु का अंकित मूल्य मेरे भाई 315 है, बेचा गया है मेरे भाई 288 में, लेकिन जब इसे बेचा गया है तो इस पर क्या हुआ है सर, इस पर लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है मेरे भाई 4% का। तो इसका जो सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा, वो सीपी क्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा मेरे भाई 288 गुणे में 100 बटे में मेरे भाई 96, 3 6 18, 3 9 27 और 28, 3 बार कटेगा, यानी कि क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 300। अब सवाल क्या कह रहा है, इसका मूल्य कितना अधिक अंकित होगा, क्रय मूल्य हो गया 300, अंकित हो गया 315, तो बताओ कितना अधिक हो गया, आप कहोगे सर 15, तो ये 15 अधिक हो गया, 300 पर गुणा करेंगे 100 का, कटिंग कटिंग 3 पंजे 15, तो आंसर क्या होगा 5% होगा। तो सर यहां पर आंसर क्या बनेगा, आप कहेंगे सर हमारा ये 5% हमारे क्वेश्चन का ये सही आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये सर हमारे 5% हमारे सवाल का परफेक्ट जवाब यहां पर बनेगा। जल्दी से बताइए मेरे भाई 5% समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, 5% हमारे क्वेश्चन का उत्तर है। जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। अब मैं एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से बता रहा हूं। 72 गुणे में 18, 72 का मतलब होगा 9 अट्ठे 72, 18 का मतलब होगा कितना, 18 का मतलब होगा 2 नाम 18। अब 9 गुणा 9 यानी कि 9 वर्गमूल आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, 9 गुणा 4 वर्गमूल आ गया। इधर इसको सॉल्व किया तो वर्गमूल क्या आ गया, 9 गुणे में 4 यानी कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, बस मुझे समझाने के लिए बताना था मुझे। ठीक है, यानी इन दोनों का वर्गमूल गुणा करोगे, 18 दूनी 36, 126 और 3 129, 1296, 1296 का वर्गमूल क्या होगा मेरे भाई 36 आ जाएगा। इसका क्या होगा मेरे भाई 0.2, इसका क्या होगा 0.8, तो आंसर बनेगा 36 प्लस के 0.2 प्लस के 0.8, तो आंसर क्या बनेगा 37 बनेगा। क्यों, 36 तो परफेक्ट नंबर दे ही रखा है, 0.2 और 0.8 का मतलब होगा 0.10 सॉरी 8, 1.0 यानी 1 हो जाएगा, 36 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7। देखिए क्या कह रहा है, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी को वाष्पित करना है। ठीक है, 10 लीटर का कोई भी घोल है, ओके, सवाल क्या रहा है, इसमें से 2 लीटर पानी को वाष्पित करना है, यानी घोल कितना रह गया 8 लीटर रह गया। जब 2 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया तो नमक 6% रह गया, मतलब 2 लीटर पानी को वाष्पित किया तो अब इसमें नमक 6% रह गया। बताओ नमक पहले क्या था, पहले नमक x% होगा, तो बस 8 6 48, x बराबर क्या होगा 48/10, यानी कि पहले जो नमक होगा सर वो 4.8% होगा। ये हमारे सवाल का उत्तर है। ठीक है, नहीं मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्लास में कहीं भी कोई शिकायत या कोई शिकवा कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है भाई, जिस तरीके से आपको चीजों को बताया जा रहा है, जिस तरीके से चीजों को आपको समझाया जा रहा है, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो क्वालिटी आपको दी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, एक और देखिएगा, बड़ी लेवल का सवाल है लेकिन मैं जानबूझ के लेके आया हूं आपके सेट में, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट का लेवल इस तक जा रहा है। ठीक है ना भाई, किसी भी पेपर को दो, मतलब चाहे चपरासी से लेकर के मेंस किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को दे लो, अगर हम मैथ की बात करूं तो मैथ के जो हर एक पेपर में लास्ट में 5 सवाल एकदम टफेस्ट आते हैं, बिल्कुल यूनिक, जिनका कोई लेवल नहीं होता, वो लेवल से परे होते हैं। तो वही पेपर की रूपरेखा के आधार पर मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। एक दुकानदार किसी चीज को 1 किलो की जगह पर 930 ग्राम तोल रहा है, यानी कि 930 ग्राम की तोल रहा है 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम की जगह पर। ठीक है ना, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 930 ग्राम वो खरीद रहा होगा, 1000 ग्राम उसे बेचना चाहिए, लेकिन और उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। 15 किलोग्राम वस्तु बेचने पर उसका लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, अगर वो 15 किलो वस्तु बेचेगा उसका लाभ क्या होगा, कोई बात नहीं 15 किलो के बाद में देखेंगे, 0 से 0, इतना तो पता है कि लाभ कितना हो गया 7 हो गया मेरे भाई, कितने पर 93 पर, गुणा करेंगे काय का 100 का, तो आंसर बनेगा मेरे भाई 700/93,
700/93। क्या ये नंबर कट सकता है? जल्दी से चेक करके बताइए, क्या ये नंबर आपका कट सकता है? मुझे बताइए, क्या ये नंबर कट सकता है क्या? कटेगा तो नहीं, और ऑप्शन भी इसके पास-पास ही दे रखे हैं। तो फिर एक काम कर लेते हैं अपन, चलो एक काम कर लेते हैं, इसको तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर 93 गुणा 8 कर लूं, 8 तिया 24 कैरी हो गया 2, 8 नाम 72 और 2 76, ये जहां चला गया। 8 बार तो नहीं जाएगा, ये ऑप्शन तो गया, ठीक है, 8 बार नहीं जाएगा। 7 बार दे के देख लो, 7 तिया 21, 7 नाम 63, 64, 65, 7 बार चला गया। 700 में से 651 गए तो 49 बचेंगे। 7 बार भाग दे के 49 बचे, तो बस यही हमारे सवाल का उत्तर है। एक चीज आपने देखी, मैंने 15 किलोग्राम का यूज नहीं किया इस सवाल में। कारण है क्यों? पता है कारण क्यों? अगर किसी भी प्रश्न का डाटा कुछ भी दे रखा है, वैल्यू परसेंटेज के अंदर पूछी है, हमें एक्चुअल डाटा की नीड नहीं होती है। इसका मतलब पता है क्या है? मैं कहता हूं कि अगर 1 किलो की कीमत अगर 1 रुपया है, तो मेरे भाई 1000 ग्राम की कीमत क्या होगी? 1000 ग्राम की कीमत क्या होगी? 1000 रुपया होगी। तो 15 किलो की कीमत क्या होगी मेरे भाई? 15,000 रुपया होगी। तो 930 किलो की कीमत क्या होगी? 930 रुपया होगी। इस तरीके से एक-एक नियम पर ये प्रोसेस है, ठीक है? यानी कि अगर इस सवाल में 15 किलो का गुणा आप यहाँ पर करते, 15 किलो का गुणा यहाँ पर करते, तो 15-15 कट जाता, उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसी वजह से हमने 15 का यूज ही नहीं किया, ठीक है? एसएससी जीडी का सवाल है, ये आपके लेवल का सवाल है। यदि एक संख्या ए 18 से भाग है, बी 12 से भाग है, कोई भी संख्या ए 18 से भाग है, कोई भी संख्या बी 12 से भाग है, ये तो तय है कि अगर ए 18 से भाग है तो 18 का मल्टीपल होगी, बी 12 से भाग है तो बी 12 का मल्टीपल होगी। भाई अगर कोई संख्या 18 से भाग है ए, तो ए जो भी होगी 18 से भाग हो रही है, यानी कि 18, 36, 54 में से कोई ना कोई होगी मल्टीपल में से। तो हमसे पूछा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की डिवीजन वैल्यू। इसका मतलब होता है ए प्लस बी गुणे में ए माइनस के बी। तो 18 प्लस के 12 एन गुणे में 18 माइनस के 12, ठीक है? 18 12 30, तो ये 6 यानी कि 180। अब देख लो 30 और 6 में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है? 30 और 6 में से 30 ऑप्शन दे रखा है, ये हमारे सवाल का उत्तर, ठीक है? तो या तो 30 से डिवाइड हो गई या 6 से डिवाइड हो गई, यही कंडीशन है। 30 से होगी या 6 से डिवाइड होगी, ठीक है कि नहीं है? ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है? और ये सवाल करना है आपको होमवर्क के अंदर में, ठीक है? ये सवाल आपको होमवर्क में छोड़ा जा रहा है, ये आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, लेकिन सवाल अच्छा है, आप सवाल पर ध्यान दिया करो, उसकी एग्जाम पर मत दिया करो। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेबस है पूरा मैथ का, पूरे सिलेबस में से अच्छे बढ़िया सवाल लेकर के हमने 2-3 इजी सवाल लिए, लगभग 15 से 16 सवाल हमने मीडियम लेवल के लिए, लास्ट के 6 से 7 क्वेश्चन हमने बढ़िया कैलकुलेटिव और टफ क्वेश्चंस लिए। लेकिन हमने देखा कि जो भी मॉडल पेपर हमारा रहा, इससे आपके पूरे आपके एग्जाम की प्रैक्टिस रिवीजन हो गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से पर डे आपको लगभग 1 या डेढ़ या 2 वीडियो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें विजय सूत्र को, ताकि हमारी वीडियो के जैसे अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम को टारगेट करके जो बढ़िया-बढ़िया एग्जाम के लिए क्वेश्चन या चीजें होंगी, वो मैं कराता हुआ चलूंगा। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन पर जाकर के आप लोग हमारी क्या करें, यूपी लेखपाल के बच्चे, जो यूपी लेखपाल वाला कोई बच्चा हो तो विजेता टेट सीरीज को ज्वाइन करे। अगर आप यूपी पुलिस के बच्चे हैं तो हमारा रिवीजन बैच जरूर ज्वाइन करें। हमारे एप्लीकेशन पर जाएं, वहां पर ऑल यूपी रैंक टेस्ट आपका चल रहा है। अपनी तैयारी को रैंक में कन्वर्ट करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हुए, ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, ठीक है।